नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक साल पहले थोड़े और कुछ दिन पीछे चले जाइए। राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहती थी भाजपा और संघ के लोग। कभी पप्पू, कभी मूर्ख, कभी जिसको कुछ आता जाता नहीं और न जाने क्या क्या। लेकिन राहुल गांधी मौन होके इन सब बातों को सुनते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा कि एक तरह का, जैसे हम लोग की अपनी देहाती भाषा में कहते हैं, बकरा मिल गया था कि उसको जब चाहो तब काट दो। और मैं बड़ा हैरान हूं कि मैंने सालों से देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं देखा कि जो इतने गलत आरोप लगने पे भी रिएक्ट ना करे, वो खामोश रहते थे। और लोग कहते थे वाकई में ये इतना बैकफुट पे रहते हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं। वो व्यक्ति शांत होकर देश को समझता रहा, जानता रहा, और फिर ये लगभग एक साल पहले उसने कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल चलने की जो यात्रा की, शुरुआत उस यात्रा की मजाक उड़ाई गई, कभी उसके कपड़े को लेकर, कभी किसी पादरी को लेकर, मिलने को लेकर, किसी बच्ची के साथ खड़े होकर क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन पहले की तरह राहुल गांधी खामोश रहे, खामोशी के साथ चलते रहे। और जब भारत जोड़ो यात्रा चलने लगी तो पूरा देश मान लो उस यात्रा में जुड़ गया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, सब राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हो गए। ये एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर थी जिसने कांग्रेस की तस्वीर ही बदल दी। और उसके बाद कांग्रेस की कई राज्यों में आई सरकार भी, ये माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है। एक राहुल गांधी अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से कितनी तस्वीर बदल सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 इसका उदाहरण है। इसके बाद चुनाव हुए और अब पार्ट 2 यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा से माहौल बनता है, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे तो साहेब का झोला क्या उठ जाएगा। इस विषय पे बातचीत करेंगे कि इस यात्रा के परिणाम क्या होंगे, प्लस रहेंगे, माइनस रहेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है, मैं आपका परिचय कराता हूँ। पत्रकारिता का बहुत सशक्त बड़ा नाम है राजेश बादल जी। सालों तक उन्होंने टीवी की दुनिया, प्रिंट की दुनिया, राज्यसभा टीवी, तमाम चैनलों में, रेडियो में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, काम किया है, कई किताबें लिखी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सौभाग्य मेरा मेरे साथ हैं। मेरे साथ अजय शुक्ला जी जोड़ रहे हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, कई उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों में संपादक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के कई बड़े मीडिया समूह के वो संपादक रहे हैं, मेरे साथ हैं। शीतल पी सिंह जी, पत्रकारिता का शानदार नाम, इंडिया टुडे में उनकी रिपोर्ट पढ़ के हमने पत्रकारिता सीखी है, बहुत उम्दा बोलते हैं, पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी प्रोफेसर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने नौजवानों को पढ़ाया है, उन्हें शिक्षा दी है, नैतिकता की शिक्षा दी है, मौलिकता क्या होती है उसकी शिक्षा दी है, और अपनी दबंगी से अपनी बात कैसे की जाती है इसकी शिक्षा दी है। राजेश ठाकर जी को आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, गुजरात से आए हुए एक ऐसे पत्रकार जिनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, ऐसे राजेश ठाकर जी मेरे साथ हैं। और मध्य प्रदेश के 4PM के स्थानीय संपादक संजीव श्रीवास्तव जी और सीनियर जर्नलिस्ट, ये बहुत खास पैनल मेरे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का सीजन 2 लेकर आ सकते हैं। जी हां, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के संकेत दिए हैं। खबर है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी से एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया है। पहली यात्रा दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर की तरफ गई थी और इस बार कहा जा रहा है कि यात्रा पूरब से पश्चिम का रुख करेगी। यहाँ आपको बता दें कि 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति, विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन और संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन समेत बाकी मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें पूरे भारत के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय मिल रही है कि उन्हें पूर्व से पश्चिम तक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। यात्रा पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या साहेब का झोला उठवा देगी। राजेश ठाकर जी, जब पहली बार यात्रा निकली तो तूफान खड़ा हो गया था, कांग्रेस कहीं से कहीं पहुंच गई थी और अब पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। क्या लगता है राहुल गांधी के इन बदले हुए तेवर क्या संकेत देंगे, क्या कांग्रेस में नई जान डालेंगे? राजेश जी। देखिए, दो रूप से ये चीज महत्वपूर्ण है। एक तो चुनाव के लिए बहुत महीने बाकी नहीं रह गए हैं और अगले महीने भारतीय जनता पार्टी जो है
वो राम मंदिर को एक इवेंट के रूप में पूरे महीना जो है उस कार्यक्रम को चलाने वाली है। तो विपक्ष से भी जो है ये इवेंट का जमाना है। आप एक कार्यक्रम के सामने एक दूसरा कार्यक्रम नहीं रखते तो फिर आप स्क्रीन पर से और लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं। तो अगर ये पार्ट 2 शुरू हो रहा है राहुल गांधी का, और जिस प्रकार से पार्ट 1 को सफलता मिली है, उससे 2 चीज और हो सकती है। एक तो जनता के अंदर कांग्रेस की छवि, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आप पहुंचा सकते हैं। उसके साथ-साथ उनकी जो छवि जो आपने प्रस्तावना में की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके बदलने की कोशिश की थी, उस छवि को भी वो सुधार सकते हैं, जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए भी जो है वो लाभ करेगी। दूसरी चीज ये है कि उनके जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, ये 3 राज्य के चुनाव के बाद जिस प्रकार का एक वैक्यूम हो गया और सब लोग जो है वो सकते में रह गए कि भाई ये 2 राज्य तो जो जीतने वाले थे वो भी हम हार गए। तो उस कार्यकर्ता के अंदर एक मॉरल बूस्टिंग होगा, जो कार्यकर्ता है वो मोबिलाइज होंगे और 2024 के चुनाव के आते-आते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यक्रमों या जो भी उनके मुद्दे हैं, उनको लेकर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी, जनता के बीच में कांग्रेस भी दिखाई देती। एक नंबर 1 है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने आपने जैसे कहा कि पहले सारी चीजों का जवाब नहीं देते थे। वो कांग्रेस का कल्चर बताने की कोशिश करते थे कि भाई जिस तरह से आप बोलते हैं उसका हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन पिछले चुनाव में 2-3 बार आपको ऐसा दिखा कि राहुल गांधी के तेवर सदन के अंदर भी राहुल गांधी के तेवर जो है वो बदले-बदले नजर आए। तो एक बहुत अच्छा शेर है कि हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, अगर पार कर ली तो फिर मिजाज देखोगे। मैं हर बार कहता हूं कि जिस प्रकार का आपका सामने वाला संवाद करता है लोगों से, इसी प्रकार का संवाद आपका वहां पर होना चाहिए। और ये भारत जोड़ो यात्रा से वो और सारे मुद्दे जो सदन के अंदर नहीं उठा पाए, वो सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा सकते हैं। क्योंकि चुनाव के अंदर आप टेक्नोलॉजी का कितना भी उपयोग कर ले, संसाधन का कितना भी उपयोग कर ले, लेकिन जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते और लोगों के साथ संवाद नहीं करते, लोगों को सुनते नहीं, उनकी जो पहली भारत जोड़ो यात्रा के बीच भी उन्होंने बहुत सारे वर्ग के साथ, जाति के साथ, धर्म के लोगों के साथ संवाद किया था। उसमें सारी आयु वर्ग के लोग भी थे और उससे एक फीडबैक मिलता है। और वो फीडबैक जो है आपको आगे का विजन तैयार करने में, 2024 के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये समझने में जो है उपयोगी होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अगर ये कार्यक्रम कांग्रेस बना रही है तो वो कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में अब इंडिया गठबंधन बन गया है, तो जो पूरा जो भारत का राज्य और विस्तार है उसको कांग्रेस कवर करने जा रही है। तो उनके साथी पक्ष जो है इंडिया गठबंधन के, वो भी अगर इसमें जुड़ पाए और एक बात बता पाए कि भाई हम चुनाव से पहले जो है कांग्रेस अलग नहीं लड़ रही, हम अलग नहीं लड़ रहे, हमारी जो नीतियां है वो अलग नहीं है, हम सारे लोग मिलकर जो है ये जो भावना है भारत को जोड़ने की, ये संविधान को बचाने की, धर्म जाति के बीच की जो असमानताएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अमीरी और गरीबी के बीच में देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो सारे मुद्दे में हम सारे लोग जो है वो राहुल गांधी के साथ है। तो एक दूसरा मैसेज भी जाएगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी को सारा जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है, जितने भी नेता है, जितने भी भौगोलिक विस्तार है जहां पर कांग्रेस मजबूत है या नहीं है, वहां सारी जगह पर जो है हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो मोर्चा खोला जा रहा है, एक जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म जो है लोगों के सामने स्पष्ट रूप से, स्पष्ट बातों के साथ, स्पष्ट मुद्दों के साथ सामने आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के लिए ये बहुत बेहतरीन समय है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ जाएगा और चुनाव के अंदर जो है ये सब अवसर नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जनवरी से एक इवेंट करने जा रही है, उसके सामने जो है विपक्ष भी जैसे सड़क पे और दिखेगा, तो उससे मुझे लगता है कि वो लाभ करता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर विपक्ष सड़कों पे उसी तरह दिखेगा तो उसके एक लंबे लाभ दिख सकते हैं। अजय शुक्ला जी, क्या लगता है अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करी, अभी कुछ ही महीने रह गए चुनाव में,
तो क्या चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस में जान फिर पड़ सकती है? माइक अनम्यूट कर लीजिए अजय जी। हाँ, हो गया। मैं बताऊं कि मैं इस समय कानपुर में दयानंद विहार में हूं, जहां पूर्व हमारे राष्ट्रपति जो है कोविंद जी का घर है। हमारे से 7वां 8वां घर है उनका। तो मैं अभी वहीं पे एक दलित समुदाय के एक व्यक्ति से मिला और उसने मुझे बताया कि भैया 5 साल उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, हमारे साथ ये अन्याय हुआ और उसके बाद आज तक उसका कोई जो है समाधान हमारे राष्ट्रपति जी इतने दिन रहे वो भी नहीं करा सके। तो आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें जो पेश की जाती हैं वो इस तरह से होती हैं। तो इसके आगे एक चीज उसने मुझे कही, वही बात कहता हूं कि भैया जब कुत्ते बहुत ज्यादा झुंड में हमला करने लगे ना, तो एक सिर्फ ढेला उठा लीजिए वो भाग खड़े होते हैं। कमोबेश बहुत सारी ये स्थितियां हैं। राहुल गांधी ने आज जंतर मंतर में इंडिया गठबंधन से संबंधित दलों के साथ में मिलकर के जो फांसीवादी तरीके को लेकर के पूरी आज अपना भाषण दे रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि जब सदन में 2-3 युवक कूदे तो ये अपने आप को राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी बताने वाले ये सारे भाग खड़े हुए थे, एक स्प्रे लेके कूदे बच्चों को देख के। तो आप इससे समझ सकते हैं मैं कहां से क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये इंसाफ देने या वो करने नहीं आए हैं, ये वास्तव में कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। न उन जातियों को लाभ देते हैं न धर्म को लाभ देते हैं, और जब कोई एक छोटा सा कंकड़ उठा लेता है तो भागते दिखाई देते हैं। तो कमोवेश इस तरह के लोग हैं। तो आज जरूरत उसी राजनीति की है कि जब ये हावी हो रहे हैं, झुंड के झुंड टूट रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसे में उसको उसी आक्रामक तरीके से जवाब देने की जरूरत है जो ठाकर साहब ने कही। और मैं इसी पे एक चीज कि मैं बड़े समय से हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि राहुल गांधी को जरूरत है कि पूरब से पश्चिम भी एक यात्रा करें या पश्चिम से पूरब करें, जो भी उनकी प्लानिंग हो। क्यों जरूरत? उस क्षेत्र के लोगों को भी यह बताना है कि आप कैसे ढेला उठाएंगे और कैसे ये लोग भागेंगे। तो वो ढेला बड़े प्यार से उठाने की जरूरत है, संवैधानिक तरीके से उठाने की जरूरत है। तो उस दिशा में ये एक बड़ा काम करेगा, क्योंकि लोगों के मन में जो एक डर बिठा दिया गया है और उस डर के कारण क्या है, कहीं ये हमें काट ना ले। तो साहब काट नहीं सकते हैं ये, आपको बस ढेला उठाने की जरूरत है। उसके लिए उन्हें मनोबल उनका बढ़ाने और उन्हें ढेला उठाने के लिए तैयार करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा यदि राहुल गांधी की शुरू होगी तो निश्चित रूप से यह इसका प्रतिकार करेगी। जो संवैधानिक संस्थाएं, लोगों का हक छीनने का है, और इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग हैं जिनका अधिकार छीने गए हैं और ज्यादा इनके साथ में अन्याय हुआ है और तमाम तरह की चीजें। तो इस तरह से आप जो पूर्वोत्तर के राज्यों की जो स्थितियां हैं उसके बाद में जो है वो सब चीजें सामने आएंगी और देश के सामने आएंगी, तो निश्चित रूप से उससे असर पड़ेगा। क्योंकि अब देश देख रहा है, ये सरकार तो आंकड़े छिपाती है, हम लोग तो बोलते रहे हैं, लेकिन ये सरकार आंकड़े छिपाती थी, आज हालत ये कर दी है कि इस देश को 205 लाख करोड़ का कर्जदार बना करके, यानी सिर्फ 9 साल में 150 लाख करोड़ का अधिक कर्जदार बना दिया। जो 55 लाख करोड़ का कर्जदार होता था देश 1947 से लेके 2014 तक। तो आप सोचिए ये लोग लूट के किसकी जेबें भर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को बताने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि इस देश का जो चाटुकार मीडिया है वो आपको ये बताता नहीं है, सच्चाइयां नहीं बताता है, और तमाम लोग इस सच्चाई से चूंकि रूबरू नहीं है इसलिए वो समझ नहीं पाते। तो जब राहुल गांधी उतरेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये समझाया जा सकेगा, संदेश दिया जा सकेगा। और एक बात कह के खत्म करूंगा कि
निश्चित रूप से राहुल गांधी, जो आपने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस कभी भी जवाब नहीं देती थी, मैं इसका उदाहरण देता हूं। 26 अक्टूबर 2012 को मैंने बीइंग एडिटर एक लेख लिखा था संडे गार्डियन में, और उस आर्टिकल में मैंने लिखा था जो वाड्रा के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था वो आरोप 100% झूठा है, और किस इस तरीके से वो है उसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का जिक्र करते हुए मैंने वो लिखा था लेख। साहब, कांग्रेस पार्टी ने लेकिन अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताना जरूरी नहीं समझा था कि साहब ये सारे आरोप गलत लग रहे हैं, और भाजपा प्रचार करती रही कि दामाद जी ये ले गए, दामाद जी वो ले गए। अब उसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हाईकोर्ट में मान लिया कि हां वो सारे आरोप गलत थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जरूरत इसकी सदैव थी, लेकिन राहुल गांधी चुपचाप सब सहने के आदी थे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपनी जाति बताने लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जाति बताने वाले जातियों का भला नहीं करते, और ये हमारे सामने साक्षी मलिक भी हैं, और कोविंद जी के वो जो है वो भी दलित हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये बात तो ठीक है, एक के बाद एक इसके आरोप लगे थे, 2G 4G और कोयला स्कैम, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं हुई। अखिल स्वामी जी, ये एक के बाद एक करके जो आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर, जो आज तक 9 सालों में साबित नहीं हुए, इसको एक तरफ छोड़ देती हैं, राहुल गांधी निकल पड़े फिर बिना कुछ कहे अगर चुनाव से पहले, तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ असर डाल पाएगी? देखिए संजय जी, मेरा ये मानना है राहुल गांधी जो कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। अब प्रश्न अगर उठता है तो मेरे और आपके जैसे लोगों के प्रश्न उठता है, क्या हम वो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए? देखिए, ये लड़ाई जो है ये गांधी और गोडसे के बीच की है। ये लड़ाई जो है ये मोहब्बत और नफरत के बीच की है। ये उन लोग एक तरफ हैं जो कि चाहते हैं कि देश को धार्मिक विद्वेष, जाति विद्वेष में झोंक दिया जाए, चाहे देश टूट जाए। जो चाहते हैं कि सारी संपत्ति पूंजीपतियों को दे दी जाए, चाहे चाइना से इंपोर्ट बढ़ जाए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको होना चाहिए, जो चाहते हैं कि देश मजबूत होगा अगर देश में मोहब्बत जीतेगी, जो गांधी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, पदयात्रा उन्होंने की, अब दोबारा करेंगे, वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी नेता हैं, जो बाकी छत्रप हैं, उनको किसने रोक रखा है? जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के अंदर यात्रा कर रहे हैं। शरद पवार 80 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अंदर दौरा कर रहे हैं, और शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया, मैं 80-82 साल का हूं, लोग कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अच्छों की पीठ को सीधा कर सकता हूं। देखिए, जो जटायु थे वो मेरे आदर्श हैं। जटायु जानते थे, जटायु को पता था, वो बिल्कुल वृद्ध हैं, वो बिल्कुल मौत के पास हैं, रावण से मुकाबला नहीं कर सकते, किया उन्होंने। सरदार भगत सिंह को पता था, चंद्रशेखर आजाद को पता था, अशफाक उल्लाह खां को पता था, अंग्रेजों की शक्ति के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, प्राण दिए, इसलिए कि वो देश से प्यार करते थे। हमारे जैसे लोग, सारी अपेक्षाएं हमारी राहुल गांधी से क्यों हैं? अगर कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी क्यों हार गए? अगर जीती तो राहुल गांधी जीत गए। अरे राहुल गांधी की केवल ये जो मोहब्बत की यात्रा है ये राहुल गांधी की है, ये मेरे आपकी नहीं है। अगर तेलंगाना में हम जीते तो ये मेरी और आपकी जीत है, हिमाचल प्रदेश में जीते मेरी आपकी जीत है, कर्नाटका में जीते मेरी आपकी जीत है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगर हारे, ये राहुल गांधी की हार नहीं है, मेरी आपकी हार है। ये देश में मोहब्बत की हार है, ये देश में महात्मा गांधी की हार है। और अगर देश का जो जनता है वो इतनी अगर डरपोक है, उस युग की बात कीजिए, महिलाओं के घर के अंदर से निकलने पे पाबंदी थी, महात्मा गांधी ने अलग जगाई थी, घर घर से औरतें निकली थी, दलित समाज की औरतें निकली थी, ओबीसी समाज की औरतें निकली थी। अंग्रेजों का डर नहीं था क्या? अंग्रेजों के पास बंदूकें नहीं थी क्या? अंग्रेजों के पास ताकत नहीं थी क्या?
ये सत्ता क्या उससे भी निरंकुश और उससे भी बड़ी शक्तिशाली सत्ता है? आज कम से कम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है और लोकतंत्र है, पूरा विश्व हमको देख रहा है। इसके बावजूद अगर हम इतने डरपोक हैं, अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी जनता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि नफरत को हरा सके, मोहब्बत का साथ दे सके, अगर उसको लगता है कि गोडसे को फिर जीतने देंगे और गोडसे फिर महात्मा गांधी की हत्या करेगा, तो इस देश के भविष्य के लिए मैं तो जीवन के अंतिम काल में हूं, संघर्ष करूंगा जटायु की तरह। देश जीता खुशी खुशी मरूंगा, नहीं जीता दुख से मरूंगा। मौत तो आनी है और मेरी जल्दी आएगी क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन ये देश की नौजवान पीढ़ी जो है, जो अग्निवीर को स्वीकार करती है, ये युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी को स्वीकार करती है और अपने माँ बाप के पैसों पे इलाहाबाद और बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी चौगुनी और पांचगुनी फीस बढ़ने के बावजूद समर्पण करती है और सड़क पे नहीं आती। मैं जब जवान था, जयप्रकाश के आंदोलन पे सड़क पे आया था, अपने जीवन को समर्पित किया था, इंदिरा जी को हराया था। अगर ये लोग एक तानाशाही सत्ता को नहीं हरा सकते तो इनके लिए वही जीवन उचित है जो ये डिजर्व करते हैं। दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व। ये बात आपकी बात में जोश है, लंबा ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। अखिल स्वामी जी, अभी बहुत सालों तक आपकी इसी जोश भरी बातें हम लोग सबको सुननी है। शीतल सर, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की अगर ये प्रस्तावित यात्रा है, ये कितना संचार डाल सकती है? एक तरफ राम मंदिर को लेके उफान होगा, भावनाओं का ध्रुवीकरण होगा, ऐसे में क्या राहुल गांधी की अगर ये यात्रा होती है तो क्या ये मोहब्बत की दुकान का संदेश दे पाएगी? देखिए, राहुल गांधी जब उन्होंने ये प्रोग्राम लिया था तो दक्षिण भारत से लिया था, जहां उनके प्रति थोड़ा सा समर्थन है, वहीं से वो सांसद भी हैं। और लेकिन वो जब निकले तो उससे न चाहते हुए भी उसका कवरेज हुआ। काफ़ी कोशिश की गई कि उसको कवरेज से बाहर किया जाए, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता। सोशल मीडिया और बहुत सी जगहों पे उसका कवरेज हुआ, लोकल लेवल पे उसका कवरेज हुआ, और जब कवरेज हुआ तो फिर उसकी ऊंच-नीच सारी बातें होती हैं। फिर उसमें ये था कि इस यात्रा में हज़ारों लोग व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिल सकते थे, हाथ हिला सकते थे, सेल्फी खिंचवा सकते थे, आस-पास से गुज़र सकते थे, फ़ील ले सकते थे जिसे कहते हैं। वो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट वाला मामला होता है। उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, और जहाँ-जहाँ यात्रा संभावित होती गई, वहाँ-वहाँ लोगों में उसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया। और चूँकि उन राज्यों में थोड़ा ऐसा भी था कि चीज़ें अनुकूल भी थीं एक हद तक, और कुछ और अनुकूल हुईं जब वो निकले। सबसे ज़्यादा अनुकूलता तो ये आती है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे और बहुत सारे समर्थक लोग, जो निराश होके बैठ गए थे, उन सब में एक संचार हुआ। उनमें थोड़ा साहस का संचार हुआ, उनमें से बहुत सारे लोग निकले और इसका असर पूरे देश में हुआ। सच्चाई तो ये है। तो अब अगर वो उसका दूसरा चरण लेने जा रहे हैं, जैसी बात हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मेरा रिज़र्वेशन ये है कि अब चूँकि 3 महीने बाद ही 2024 का चुनाव है, अभी कोशिश ये हो रही है कि इंडिया नाम का जो बना है एक ढाँचा, वो अब कुछ सक्रियता में नज़र आए, चूँकि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान वो ठप पड़ गया था। बल्कि उसमें नकारात्मकता की बहुत सारी खबरें जगह ले चुकी थी। इस बैठक के बाद से वो फिर से उनमें एक तरह से आप कहें कि एक नई ऊर्जा डालने की कोशिश हुई। तो अगर उसका कोई प्रोग्राम आता और इनके प्रोग्राम और उसके प्रोग्राम में कोई तालमेल होता, तो या लोगों को पता हो सकता हो, हम लोगों को ना पता हो, ऐसा कुछ सामने आता तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर परिस्थिति होती। लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ होने से तो ज़रूर फ़र्क पड़ता ही है। तो राहुल गांधी निकलेंगे तो कम से कम कांग्रेस, कांग्रेस समर्थक और इस देश में जो भी लोकतंत्र के पक्ष में सोचते, विचारते, बोलते, लिखते हैं, उन सब में एक तरह से उनको एक उत्साह का संचार होता है और वो सक्रिय हो जाते हैं। तो डेड सेल को सक्रिय करने के लिए ये अभियान निश्चित तौर पर असर करेगा अपना। लेकिन अब यही है कि देखते हैं आने वाले दिनों में, चूंकि चैलेंजेस अब ऐसे हैं, इलेक्टोरल चैलेंज है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आईपीसी, सीआरपीसी और ये आपका एविडेंस एक्ट में जो चेंजेस कर दिए गए हैं, ये बहुत ही खतरनाक चेंजेस हैं। जो चेंज कर दिया गया है इसमें आपके इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, वो और भी खतरनाक है। उस पर फिर से बयान आया है उनका, नरीमन साहब का। अभी थोड़ी देर पहले बजरंग पूनिया ने अपना पद्म पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटा दिया है।
और एक पत्र लिखा है जो बड़ा ही भावुक करने वाला पत्र है। और मतलब ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में। तो निश्चित तौर पर ये यात्रा एक बार फिर से उन सारे लोगों को जो इस लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, थोड़ा-सा एक आशा भरी निगाह उनके लिए पैदा करेगी, इतना तो लगता है मुझको। ये बात माइक ठीक है बंद कि है? जिन लोगों को उम्मीद है, उनके अंदर अगर ये यात्रा होती है तो एक संभावित उत्साह उनके अंदर नजर आएगा। संजीव जी, क्या लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होती है, तो क्या कांग्रेस फिर खड़ी हो पाएगी? मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक रख रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक सीट मिली थी केवल पिछली बार। अगर भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट इस बार आता है और राहुल गांधी की ओर दौरे बढ़ते हैं, तो क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए, उत्साह की जब ये शीतल सर कह रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि उत्साह तो पैदा होता है, लेकिन उस यात्रा के टेम्पो को बनाकर रखने की जो एक बात है, पिछली बार तो बहुत वक्त मिला था और उस वक्त को जिस तरीके से कांग्रेस को जुटना था या जुड़ना था, जो बाकी दीगर जो उसके लीडरान हैं, हमने तो उस तरीके का कम से कम मध्य प्रदेश में तो संजय जी नहीं देखा था। चूंकि अब वक्त बड़ा कम है, अब बहुत ही कम समय में लोकसभा के चुनाव हो जाने हैं, तो अब ये यहाँ मध्य प्रदेश से भी गुजरने वाली है। तो सिर्फ अगर मध्य प्रदेश का संदर्भ देखें तो 29 में से 28 सीटें 2018-19 में कांग्रेस ने गंवा दी थी मध्य प्रदेश में। अभी भी हालात बड़े कठिन हैं, जटिल हैं, जिस तरीके के नतीजे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आए हैं। अब चूंकि यहाँ एक यूथ पूरे की पूरी ब्रिगेड को उतारा गया है, वो ही यूथ ब्रिगेड है जो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में, करीबी जो है उसमें शुमार होते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो कम से कम ये जरूर है कि एक माहौल को बनाने के लिए यूथ लॉबी शायद कुछ ढंग से कर सकती है। और दूसरा क्रम इसको देश जहां जहां से निकलने वाली है, गुजरने वाली है, तो मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अब राहुल जी को या उनके साथ जो है, उनको पूरी यात्रा को जो लोग देखते हैं, उनको इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस ये भी करना चाहिए कि जो राजनीतिक बात नहीं होगी। अब चूंकि यात्रा ठीक है कि वो मोहब्बत की दुकान या नफरत जो है उससे कहीं उसको जनता को बताना है, वो अगर पार्ट 2 उसी तरीके से चलेगा तो उसमें साथ साथ कहीं इसमें ये राजनीतिक जो देश के हालात हैं, अब उसमें भी खुलकर बोलना चाहिए राहुल जी को, और उनके जो साथ हैं उनको सीधी सीधी बात करनी ही चाहिए। तो एक माहौल तो बिल्कुल क्रिएट होगा, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल की जिस तरीके की तैयारियां हैं, जो अभी राममय होना है, पूरा भारत को होना है, मध्य प्रदेश में तो उसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी और बाकी जगहों पर भी चल रही हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भावनाओं को बहुत आसानी से कैश करा लिया जाता है। यहाँ तो संघ लगातार काम कर रहा है, यहाँ वो चावल वितरित किए और अभी हम अगर देखें तो एक ताल ठोकी है यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ साफ चीजें इंगित की हैं, कहा है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से राममय मध्य प्रदेश होगा, उसकी झलक उन्होंने सदन में भी दी है और सदन के बाहर भी लगातार। उन्होंने तो साथ साथ राम के बाद कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको लेकर भी उठा दिए मुद्दे। तो जो भावनात्मक एक तो यह है और दूसरा राजनीतिक जो दोनों पक्ष हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहुल गांधी जी को भी अब थोड़ा सा खुलकर चीजों को रखना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, उनके जो राज्य की इकाई हैं, उनको भी अब इस पूरे मामले में जितना जो अपने स्तर पर चीजों को, जो बीजेपी है या जो उनके एनडीए के घटक हैं, जिस तरीके से उनका पूरा एक चुनाव को लेकर है कि ये जो सनातन और तमाम, तो उसमें क्या कुछ ये कर सकते हैं, उसका काउंटर क्या हो सकता है। हालांकि सनातन को लेकर मध्य प्रदेश में कठिनाई हुई है, कमलनाथ जो 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, अब तो वो नहीं है, पीसीसी के चीफ थे, उन्होंने कोशिश की थी कि उसी राह पर बढ़े, सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ तोड़ ढूंढना होगा आपको। मोदी और जो सनातन या जो पूरा हिंदुत्व वाला जो एक लहर आने वाली है, उसको कैसे बोथरा कर सकते हैं, उस पर यदि बहुत सलीके से काम होगा, उस पर कुछ उसकी काट ढूंढी जाएगी, तो शायद सफलताएं कुछ मिल सकती है। बहुत हद तक जाने की स्थिति में अभी दिखता नहीं है कि कितना ये लोग काउंटर कर पाएंगे, वक्त चूंकि कम है। संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है कि कम परेशानी नहीं है राजेश जी। राहुल तो निकलेंगे मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, लेकिन रास्ते में मुसीबतें कम नहीं हैं। और राम मंदिर के बाद में बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट होगा धर्म के लेकर। दूसरी ओर कांग्रेस ने जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करनी शुरू करी, कमलनाथ बाबा बागेश्वर के आगे लेट गए, चरण छूने लगे। समस्या ये होगी कि क्या कांग्रेस भी उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेगी? देश का अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस से हिम्मत करी, मुसलमानों के लिए अलग घोषणा पत्र लेकर आई हो।
क्या लगता है इस बीजेपी के सांप्रदायिक उफान के आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर कर पाएगी, राजेश जी? देखिए संजय जी, इस यात्रा जो हुई थी पहली भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1, उस यात्रा का मकसद तो हम सब जानते थे कि वो बहुत सियासी नहीं था, और क्योंकि उस वक्त ना तो कोई चुनाव उस तरह के थे। कर्नाटक के हुए, कर्नाटक में फायदा मिला, अलग बात है। तेलंगाना में हुए, तेलंगाना में फायदा मिला कांग्रेस को, अलग बात है। लेकिन उस यात्रा से इस यात्रा की तुलना नहीं कर सकते। हालांकि हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, और ये कहना, अभी से कहना जल्दबाजी होगी कि इस भारत जोड़ो यात्रा 2 के मायने क्या निकलेंगे, परिणामों पर कितना असर डालेगी, कितना असर नहीं डालेगी, क्योंकि एक चुनाव की बाजी पलटने के लिए संजय जी 1.5-2 महीने का समय काफी होता है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले जहां दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की वापसी हो रही थी, लेकिन 1.5-2 महीने के अंदर अंदर दोनों राज्यों में बीजेपी ने हारे हुए मुकाबले को जीत में बदल दिया। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरियां तो थी, और अभी जैसे संजीव जी ने जिक्र किया और आपने भी कहा, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कांग्रेस जो पहचान है, अपनी उस पहचान पर कायम रहे तो मुझे लगता है कि लोग शायद ज्यादा आसानी के साथ उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर आप बाबाओं के सामने ढोक देंगे, मंदिरों में घंटे बजाएंगे, तो फिर मतदाता ये सोचता है कि जो नाटक वो प्रपंच वो कर रहे हैं, वही प्रपंच ये कर रहे हैं। तो अंतर क्या रहा आप में और उनमें? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो ये यात्रा ये होगी, इस यात्रा में एक चरित्रगत फर्क है। चरित्र का फर्क ऐसे है कि देखिए, दक्षिण भारत में तो कांग्रेस के बीज काफी हद तक सोए हुए हैं कांग्रेस के, और उनको जगाने का काम, उनको अंकुरित करने का काम कांग्रेस को करना था। उसमें वो काफी हद तक कामयाब रही। लेकिन अगर ये पूरब से पश्चिम वाली बात होती है, और जो कि वो दल जो इंडिया में शामिल हैं, आप बहुत ही निर्मम होके भी सोचें, मान लीजिए कि पूरब से हम एक यात्रा शुरू करते हैं, तो जो ट्रैक बनता है वो असम है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सारे राज्य बनते हैं। अब बंगाल में यात्रा जब जाएगी तो वहां इंडिया की सहयोगी ममता बनर्जी की सरकार है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है जो इंडिया में शामिल है। उड़ीसा तटस्थ है, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात की स्थितियां हमें पता ही हैं। लंबे समय से कांग्रेस वहां पे बहुत, महाराष्ट्र को छोड़ दें तो गुजरात में बाहर है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को अब इस यात्रा में 2 प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे दूसरी यात्रा शुरू करें, तो जाहिर है कि ये देश अब नहीं मानेगा कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है। तो अब मोहब्बत की दुकान खोलना, भावना, मंशा पवित्र है, बहुत अच्छी बात है। नफरत की दुकान को बंद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने ये पाया है लगातार इन 2-3 वर्षों में, कांग्रेस ने चुनाव के वक्त मुद्दे उठाने में कांग्रेस से कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं। मसलन अगर आप केवल और केवल अदानी की बात करेंगे, केवल और केवल आप अंबानी की बात करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि इस देश का मतदाता अब उस पर ध्यान नहीं देगा। राफेल के मामले में जो आपको याद होगा 2019 के चुनाव में राफेल के मसले पर जिस तरह से राहुल गांधी ने मामला उठाया और जो उसके घोटाले की ओर संकेत किया, तो उस पर मतदाताओं ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने दुविधा या आप चुनौती ये है कि अगर वो दूसरे मुद्दे उठाती है तो प्रादेशिक मामले में जो इंडिया के सहयोगी हैं वो लोकल मसले होंगे। लोकल मसले होते हैं तो बंगाल में अगर उठाएंगे तो वो ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर जाएगा कि ममता बनर्जी कैसी हुकूमत कर रही है। बिहार में जाएंगे तो आरजेडी या जेडीयू, क्योंकि लोकल मसले कांग्रेस को उठाने पड़ेंगे।
इस चुनाव को अब इस यात्रा को आप ये नहीं कह सकते कि ये गैर सियासी है। साफ साफ इसका चुनाव से जोड़ा जाएगा इसको। और जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने वाले मसले हैं वो जमीन के होने चाहिए। अब इस मामले में वो टीएमसी को, आरजेडी को, जेडीयू को, एनसीपी को और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, उनको मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के सामने मिलके एक कुछ मुद्दों पर क्लैरिटी लेनी होगी। क्योंकि अगर वो मसले उठेंगे तो फिर कौन से मसले उठेंगे, किस इलाके से कौन से मसले कहे जाएंगे, उठाए जाएंगे। बंगाल में भी क्षेत्रीय विभाजन है, असम में भी क्षेत्रीय विभाजन है, बिहार में है, तो कहां कौन से मुद्दे होंगे। मुझे लगता है इस पर अब सहयोगी दलों को के साथ ज्यादा समन्वय की जरूरत है। उस यात्रा में नहीं थी, बावजूद उसके डीएमके और कुछ दलों ने साथ दिया था उनको। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि अब करीब करीब 2-2.5 महीने का वक्त है और कांग्रेस पार्टी के पास अभी राष्ट्रीय स्तर पर स्टार कैंपेनर कम बचे हैं। कितने लोग हैं नेशनल लेवल पे आप बताइए जिनको भेजा जा सकता है, जिनको बंगाल में भी भेजा जाए और जिनको मेघालय में भेजा जाए और उनको महाराष्ट्र गुजरात में भी भेजा जाए। ले दे के आपके पास वही राहुल हैं, प्रियंका हैं, एक अभी तो पिछले चुनाव में तो सोनिया गांधी नहीं गई, लेकिन शायद लोकसभा चुनाव में 1-2 जगह जाएं, तबीयत अगर उनकी साथ देती है तो। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और 2-4 नेता और हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा उनके पास राष्ट्रीय स्तर के अभी नेता नहीं है। तो अब एक नेता और उसके साथ में पूरा एक जो पब्लिसिटी कैंपेन का जो हिस्सा है वो भी अगर राहुल के साथ चलेगा तो आई फील, ये मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि अभी ये बहुत उचित वक्त शायद नहीं है यात्रा 2 का, क्योंकि यात्रा 2 में बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। चुनाव सिर पर है और लगातार 2 महीने 2.5 महीने एक पूरा तंत्र पार्टी का लग जाए उसमें, तो मुझे लगता है कि केवल इसलिए कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो मुझे इसमें बहुत शंका है कि उसकी कामयाबी उसमें मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, भारत का अतीत ये कहता है कि जब भी ऐसी यात्राएं हुई हैं उस यात्रा का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, फायदा बनिस्बत उतना मिला हो या ना मिला हो। ये मेरी राय है, बाकी सब विद्वान साथी हैं, असहमत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के मद्देनजर राहुल को यात्रा छोड़ के और बाकी सारे नेशनल लेवल पर कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव थे, हमने देखा कि कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश में सीटें आई हैं, तो अगर राहुल और खड़गे जी ने और प्रियंका ने इतनी सभाएं नहीं की होती तो 64-65 भी नहीं आती, वो आधी सीटें आती। छत्तीसगढ़ में जो आई हैं वो भी आधी रह जाती अगर ये लोग कैंपेन नहीं करते। ये मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं। स्थानीय नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय हो, उन्होंने अपने, या भूपेश बघेल भी रहे हों, इन तीनों ने स्थानीय लेवल पे आप जाइए तो अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। तो अब इन लोगों को पूरे प्रदेश, अब नहीं, अब प्रदेश की बात नहीं है, अब तो सारे देश की बात है, तो इनको नेशनल लेवल पर एक बहुत जबरदस्त कैंपेन अभियान का, ऑफेंसिव आक्रामक अभियान का को प्लान करना पड़ेगा। निजी तौर पर, जाती तौर पर मैं किसी ऐसी भारत जोड़ो यात्रा या इस तरह की किसी यात्रा के बहुत पक्ष में नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात यही लगती है मुझे भी कि कांग्रेस को फिलहाल मुद्दे बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे जिनमें बात की जाए। राजेश बादल जी ने कहा कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, अडानी का खास तौर से जिक्र किया राजेश जी ने। क्या लगता है कि अडानी का मुद्दा उठाना कांग्रेस के लिए अभी भी ठीक है? क्या अडानी अभी भी मुद्दा है या फिर ये मुद्दा अब विहीन हो चुके हैं, कोई और नए मुद्दे ढूंढने चाहिए? कितना बड़ा मुद्दा है अडानी इस समय? देखिए, हर चुनाव जो है एक नया मुद्दा लेके आता है। हर जो मैदान है वो अलग होता है, तो उस मैदान के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। ये जो बता रहे हैं राजेश जी, बिल्कुल सही बात है। नोटबंदी के बाद बहुत सारे चुनाव हो गए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उस नोटबंदी के वाले मुद्दे को बार बार रिपीट करते हैं, जीएसटी के मुद्दे को बार बार रिपीट करते हैं। अदानी का मुद्दा है तो सिर्फ अदानी का मुद्दा नहीं चलेगा,
अदानी का मुद्दा ये एक भ्रष्टाचार जो है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है पार्टी का, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो एक उसको डेंट लगाने के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे कि जो मुद्दे सीधे जनता के सरोकार के हो। वो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आप खड़ा कर सकते हो, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है हमारे देश की, उसके जो है फिगर्स लेकर आप जो है लोगों के साथ में संवाद कर सकते हो, वो मुद्दा लेके जा सकते हो। जैसे अभी अभी वो रेसलर बच्चियों के साथ हुआ और जिस प्रकार का उनका व्यवहार हुआ उनके साथ, तो ये सारी चीजें हैं। जब कोई प्रधानमंत्री बताता है कि मेरे लिए जाति व महिला जाति है, तो ये महिला भी है। अगर आप उसको जाति के तौर पर देखेंगे तो जो धनखड़ साहब की जाति थी वही जाति उसकी है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि उनका जो राजनीति अलग प्रकार की है और उनका जो स्टेटमेंट है वो अलग प्रकार का है। तो ये बीजेपी के इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह से आप घेर सकते हो कि जो मुद्दे लेके आए थे 2014 को आप याद करा सकते हो कि 2014 के नरेंद्र भाई क्या कह रहे थे और आज जो कह रहे थे उस पर स्थिति क्या है। तो वो सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में, तो वही नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको खड़ा करना पड़ेगा और बिल्कुल जनता के सरोकार के मुद्दे हो जिससे सीधा उसको स्पर्श होता हो। अदानी और अंबानी का मुद्दा मुझे लगता है थोड़ा बहुत शेयर बाजार के साथ रिलेट करने वाले लोग या अपर क्लास के लोगों के लिए होगा, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ये समझी कि राफेल के मुद्दे को हम बॉफोर्स के मुद्दे की तरफ पूरे सत्ता को पलट देंगे या अदानी के मुद्दे को सिर्फ एक मुद्दा उठाकर हम सत्ता को पलट देंगे। तो वो ठीक है, आपने जो बात करी है वो बहुत व्याजबी बात है कि भी इस प्रकार की सरकार जो है अपने पूरा जो अर्थव्यवस्था है चंद लोगों के हाथ में दे रही है, लेकिन उसका नुकसान जिन लोगों को हो रहा है वो नुकसान दिखाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ ये नहीं कहता कि चुनावी सफलता के लिए यात्रा, लेकिन मेरे गुजरात की स्थिति हम देखें तो गुजरात पिछले दिसंबर में जगा था, आज भी गुजरात कांग्रेस जो है सोई हुई। तो जब राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम होता है तो उससे जो संगठन है वो मोबिलाइज होता है, उसके हाथ में कुछ काम आता है। वो भले ही राहुल गांधी को चेहरा दिखाने के लिए लेकिन सड़क पर आता है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस की मशीनरी जो है उसको अगर राउज करना है तो अभी ऐसी यात्राओं की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। समय कम है, एक मिनट का सबसे कमेंट ले लेते हैं। अजय जी, कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर राहुल को सड़क पे निकलना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मैं देखिए मैं राजेश जी की बात से सामान्य तौर पे सहमत होता हूं, लेकिन मैं इस समय असहमत हूं कि यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो बात ठाकर साहब ने कही मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस को भी मोबिलाइज करना है और मुद्दों को ले जाना है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के आज कहा जा रहा है कि वो मुद्दे खत्म हो गए, खत्म नहीं हो गए। क्यों नहीं? क्योंकि मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के पीछे वजह क्या है? जो आम जो व्यापारी है मर रहा है उसकी वजह क्या है? किसान आत्महत्या कर रहा है तो वजह क्या है? युवा आत्महत्या कर रहा है तो वजह क्या है? लड़कियां आत्महत्या कर रही तो वजह क्या है? इन सबको जोड़ने के लिए तमाम चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मुद्दों को उन्हें आक्रामक ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा और वो कमोबेश करना होगा राहुल गांधी को। और वो मुझे लगता है उसके लिए जो प्लानिंग हुई है वो उसमें सारी चीजें शामिल है। बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी के लिए सदैव से बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई का मुद्दा रहा है, लड़कियों का मुद्दा रहा है। इसलिए मुझे लगता है ये यात्रा आम जन को ही जोड़ते हुए उन पूंजीपतियों को जैसे सारी संपत्तियां सौंप दी गई और उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उससे कनेक्ट करते हुए ये बेहतर संदेश देगा, क्योंकि यही चरण चुंबक मीडिया उसको नहीं बताता है। यह एक बड़ी चीज है और राहुल गांधी के जाने से वो चीजें सामने आती हैं। जी ठीक है। अखिल जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी को सड़कों पे आना चाहिए? देखिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है 2024 का चुनाव केवल इस बात पे निर्भर करता है कि इंडिया गठबंधन के लोग कितने समन्वयन से और मिलजुल के काम करते हैं। अगर इन लोगों ने मिलजुल के काम किया और अपना अपना योगदान दिया, किसी भी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा जैसे जयंत चौधरी मेहनत कर रहे हैं, जैसे शरद पवार मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को कौन रोक रहा है पदयात्रा करने के लिए? उत्तर प्रदेश, बिहार में आप पदयात्रा क्यों नहीं करते? रेवंत रेड्डी अजय राय भी कर रहे हैं। स्वामी जी वो भी बता दें। अजय राय की उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है? देखिए प्रश्न यह है, रेवंत रेड्डी या डीके शिव कुमार
अगर वो लोग जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, राहुल गांधी पे डिपेंडेंट नहीं है वो। और दो मुद्दे जो बात कही जा रही है कि अडानी का मुद्दा जो है गौण है, आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण अडानी है। और अगर मैं राहुल गांधी का वो होता एडवाइजर, दो राय देता केवल, आज घोषित कर दे जिस दिन इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी ये जो अग्निवीर योजना है वापस कर ली जाएगी, बच्चों को 15-20 साल की नौकरी दी जाएगी। और दूसरा ये, जिस दिन अडानी की सरकारी संपत्तियां जो सौंपी गई हैं, जिसमें केवल 25,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं और सबसे बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है, हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है, या ये घोषित कर दें इंडिया गवर्नमेंट बनने के बाद प्राइवेट सेक्टर में ठोक ठोक के रिजर्वेशन लागू होगा और यहाँ पे ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलेगा। ये ओबीसी SC ST को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनके रिजर्वेशन को छीना जा रहा है और उनको कांवड़ यात्रा में झोंका जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। शीतल सर, आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होना चाहिए राहुल गांधी की यात्रा के लिए? नहीं, राहुल गांधी की यात्रा ही नहीं है, जो इंडिया गठबंधन बना है इसके पास भी तो कोई मुद्दा होना चाहिए। इस चुनाव में कोई मुद्दा होगा कि ये मुद्दा विहीन चुनाव होगा, कंफ्यूज रहेगा, कभी इधर कभी उधर, ऐसे तो नहीं होगी बात। अब यात्रा का तो मुद्दा उनका जो पहले उन्होंने बना रखा है, अब नया मुद्दा तो क्या लेंगे, वो मोहब्बत की दुकान वाला है उनका। इस देश में सांप्रदायिक विभाजन हुआ है, उसको काउंटर करना जरूरी है, लोगों में बंटवारा हो गया है, वो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पता नहीं इस समय ये बात अब यात्रा के रूट पे भी है। अगर असम से शुरू हो रही है, झारखंड होते, बंगाल क्रॉस करके झारखंड होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस सब में ज़्यादा वक्त देने का मन है उनका टेक्निकली, तो हो सकता है कि टेक्निकल लेवल पे ये ठीक हो कि 1-1.5 महीने बाद वो इन राज्यों में पहुंच जाएं और इससे थोड़ा एनर्जाइज कर सकें। बाकी मुद्दा तो अभी तक बन नहीं पाया कोई इन लोगों से कोई एक मुद्दा। ये मुद्दा जो अखिल साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इस मुद्दे को हाफ हार्टेडली लेने से मुद्दा नहीं बन पाएगा। ये इसको ही लेना पड़ेगा बड़े लेवल पर, जो जाति जनगणना का सवाल था और सामाजिक न्याय का सवाल है। क्योंकि अभी जो मतदाताओं का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो पिछड़ी जातियों का है, 50-52% लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं। अगर इसमें CSDS की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कांग्रेस पिछड़ रही है बीजेपी से, यही एक एरिया है जो उसका वीक एरिया है। दलित में और आदिवासी में वो आगे है बीजेपी से इन 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन माइनॉरिटी में उसको कोई इशू नहीं है। ये एरिया है जिससे उसे एड्रेस करना है। तो टेक्निकली जो भी उनके आसपास लोग हों, कैसे इस बात को नहीं जानते और कैसे इस चीज़ को बड़ा नहीं करना चाहते, इसमें उनको अपनी पहले तो पूरी पार्टी को एक राय लेना होगी। एक सज्जन वो दाढ़ी वाड़ी रखाए हुए रोज बयान देते रहते हैं, लखनऊ से उनको उम्मीदवार बनाया था, वो ये सब क्या, ये सब पार्टी का कुछ मजाक बनता है इससे। सबसे इन सब चीज़ों पे फैसले हो जाने चाहिए, या तो आप उन्हें पार्टी में रखिए या पार्टी से बाहर करिए। वो जो कुछ बयान दे रहे हैं वो किसी पार्टी में रहने वाला बयान नहीं है, लेकिन आपकी पूरी परिस्थिति को वो चैलेंज करा देते हैं सोशल मीडिया पे, उसको बीजेपी खूब खेलती है। तो आप तय कर लीजिए कि भाई अगर आपको सामाजिक न्याय की और जाति जनगणना के सवाल को बड़ा करना, ये बहुत बड़ा सवाल था, अगर इस सवाल को ही मुद्दा बनाते तो ये अब तक बड़ा बन गया होता, अकेले बिहार तक ये सीमित न रहता। ये हाफ हार्टेडली इनके राज्य सरकारों ने भी लिया और पार्टी भी ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए था, लेकिन अब खैर वो लोग सोच रहे होंगे, पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो हमें ना पता हो। ठीक बात है। संजीव जी, आपकी निगाह में कौन सा मुद्दा बड़ा होना चाहिए इस यात्रा के लिए? देखिए, जो भी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया वो तो है ही, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, लेकिन इस जो अगर हर राज्य के अपने इश्यूज हैं, हर राज्य में ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप बहुत क्लेवरली कैश करा सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि आपको तालमेल बैठाना होगा, आपको ये देखना होगा, आप दुधारी तलवार जैसी स्थिति होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इंडी अलायंस है उसमें जो भी जहां जहां जिन राज्यों से वो यात्राएं गुजरने वाली हैं, वहां कैसे उनको साधते हुए जो आप सत्तारूढ़ दल बीजेपी है केंद्र में, जो जिनको परास्त करना है, उनको कैसे वहां एक सामंजस्य बैठा के उसको प्ले किया जाए, वो बहुत अहम होगा। बस उसमें यही है कि आपके उन राज्यों में जो जिनकी सरकारें हैं या जो जिन दलों से आपका गठबंधन है वो कहीं वो खराब ना हो, और साथ साथ जो राष्ट्रीय हैं वो तो है ही है। तो हर राज्य में अपने अपने जो इश्यूज हैं उनके साथ में दोनों का तालमेल बैठा के आप आगे बढ़िएगा तो शायद बात बन जाएगी। संजय जी। राजेश बादल सर, आखिर में आपका कमेंट, सबसे बड़ा मुद्दा कौन था?
देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताता हूं कि दुनिया में भारत नौजवानों का सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इसको नौजवान देश कहा जाता है। करीब करीब 40 करोड़ 42 करोड़ लोग नौजवान हैं। अब 40-42 करोड़ में अगर मान लीजिए 30 करोड़ भी वोट करते हैं और 30 करोड़ में हमने मान लिया कि 50-15 करोड़ बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अगर बचा हुआ 15 करोड़ जो यूथ है उसको आपने केवल बेरोजगारी के मसले पर जोड़ लिया, तो आप देखिए आज कांग्रेस 14 करोड़ के आसपास वोटों के ढेर पर बैठी है। अब ये 15 करोड़ अगर इंडिया ने घर से ले लिए, 2-4-5 करोड़ 6 करोड़ केवल यूथ के कांग्रेस को मिल जाए या 50-50 लाख बाकी दलों को मिल जाए, तो उसमें ही खेल बदल जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, मैं पूरे 5 राज्यों में अभी बीते दिनों घूमा था और देश भर में घूमता हूं, बेरोजगारी इतना बड़ा मसला है संजय जी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। घर घर बेरोजगार बैठा है और आप देखिए हजार रुपए पर आत्महत्याएं कर रहा है बेरोजगार। आप देखिए क्राइम का जो क्राइम किस तरह से घटिया चीजों पर उतर आया है कि छोटे छोटे मसलों पर चोरी डकैती लूट पाट बढ़ गई है। तो ये एक सामाजिक अराजकता की स्थिति है इस बेरोजगारी की वजह से। तो केवल एक ये बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे बड़ा मुद्दा मैं आपको और इसलिए संदर्भ में याद दिला दूं कि 77 में हम सब लोग नौजवान थे और जयप्रकाश नारायण यूं ही नहीं जनता पार्टी लेकर के आए थे कि प्रतिपक्ष ने आंदोलन छेड़ दिया था और जयप्रकाश नारायण जीत गए या मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम लोग नौजवान पूरे देश में, बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था और वो आंदोलन नौजवानों ने लड़ा था। तो इस देश में जब भी यूथ ने आंदोलन लड़ा है, लड़ाई की है, तब वो मामला काम अंजाम तक पहुंचा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 मसलों पर था। एक तो उस समय भी यूथ के मसले थे जो 77 के आंदोलन में, और दूसरा इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी प्रवृत्ति। अब तो खुल्लम खुल्ला तानाशाही है। 146 सांसदों का निलंबन, आप क्या कहते हैं? ये इतने बड़ा मुद्दा है कि अगर आपने लेकिन कम्युनिकेटिंग स्किल होनी चाहिए। कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि कम्युनिकेशन इनका ठीक नहीं है। ये मसलों बीजेपी कोई मुद्दा नहीं होता, अपनी कमजोरी को ताकत क्यों बनाती है कि वो झूठ को सच बना के प्रचार कर सकती है। कांग्रेस के पास सच मुद्दों को बेचने का तरीका नहीं आता कांग्रेस को, जो वाकई में मुद्दे हैं। अगर वो चाहें तो अपने 50-70 साल की 60 साल में जो उन्होंने किया है वो उपलब्धियां गिनाएं। वो उनको तो अतीत की उपलब्धियां ही नहीं पता है, मैं ये कह रहा हूं। तीसरा है आखिरी, महंगाई का। महंगाई ने इस देश के घर घर पे असर डाला है। आज आप खुद याद रखिए कि अब पहले 110 रुपए पे पेट्रोल और डीजल मिलता है। मैं खुद सोचता हूं 10 बार जाने के लिए कि एक काम के लिए गाड़ी निकालूं या नहीं निकालूं। 4 कदम काम की लिस्ट लेता हूं तब मैं निकलता हूं। तो ये 3 मसले हैं जिस देश पे जिस पे चुनाव में कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस को, और आखिरी मतलब मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं बनना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बजाय अगर वो ये करें कि बंगाल के अलग अलग इलाकों में ममता बनर्जी के साथ राहुल लगातार हर 4-5 जिले पर रैलियां करें, बिहार में लालू को पकड़ें और नीतीश को पकड़ें और बिहार के सारे अंचलों में जाकर के राहुल यात्रा रैलियां करें, उड़ीसा में करें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को पकड़ें, शरद पवार को पकड़ें या सुप्रिया को पकड़ें और फिर वहां रैलियां करें, विदर्भ में करें, खानदेश में करें, मराठवाड़ा में करें, जहां जो भी इलाके हैं। तो ये अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मूवमेंट बनेगा। यात्रा का इनको कोई चुनावी लाभ नहीं मिलेगा, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के पास स्टार कैंपेनर हैं ही नहीं उतने जितना राष्ट्रीय चुनाव के लिए चाहिए। वही 4-5-7 लोग हैं, उनसे आप काम चला लीजिए। अभी से करेंगे तब जाकर के उसका कोई नतीजा मिलेगा। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। एक शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वादा सर, राजेश ठाकर सर, अखिल स्वामी सर, संजीव जी, अजय शुक्ला सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलती है तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। कुछ को यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय अवगत कराइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और 4 PM बॉलीवुड भी। अच्छा होगा कि आप उन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हम पे हमारे लिए प्यार बनाए रखें। थैंक यू।